जन्नत के पत्ते। ऑफ कोर्स आंटी, उसने बिलखुसूस बताया था कि वो रोहेल की बहन का शौहर है, सो मैं कैसे भूल सकती थी। सैरिश ने आबदा चची को देखा और आबदा चची ने साइमा ताई को, चंद मुतज़ब्ज़ब निगाहों के तबादले हुए और जैसे लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई। पहली बार उसे नताशा बहुत अच्छी लगी। वलीद की बातों से छाई खौफ ज़रा कम हो गई और वो उन्हें बाकी तस्वीर दिखाने लगी। फिर जब लैपटॉप रखने कमरे में आई तो इरम उसके बेड पे बैठी उसके फ़ोन को कान से लगाए दबी दबी गुस्सीली आवाज़ में बात कर रही थी। ये लड़की भी ना। हया ने बमुश्किल गुस्सा जब्त किया। इरम उसे देखकर तेज़ी से अलविदाई कलामात कहने लगी। प्लीज़ कॉल लॉग क्लियर मत करना, मेरे अहम नंबर ज़ाया हो जाएंगे। उसने अभी कॉल काटी ही थी कि हया ने फ़ोन के लिए हाथ बढ़ा दिया। इरम ने बगैर किसी शर्मिंदगी के फ़ोन इसको वापस कर दिया और कमरे से निकल गई। हया ने कॉल लॉग चेक किया, उसी नंबर पे जो उसने अपने मोबाइल के अंदर एक मैसेज में महफूज कर रखा था। इरम ने आधा घंटा उससे बात की थी, 3 मिनट और 50 सेकेंड। चूँकि नंबर फ़ोन बुक में महफूज नहीं था, सो इरम को नंबर मिलाते मालूम ना हो सका कि ये नंबर इस फ़ोन में पहले से दर्ज है। वो तासुफ भरी गहरी सांस लेकर रह गई। ये लड़की पता नहीं क्या कर रही थी। आयशा गुल कहती थी, अच्छी लड़कियां छुपे दोस्त नहीं बनाती। काश वो ये बात इरम को समझा सकती। वो वापस लाउंज में आई तो बातों का दौर वहीं से चल रहा था। फिर साइमा ताई ने एकदम से उसे मुखातिब किया, जहान की वापसी का क्या प्रोग्राम है हया? शायद ये जताना मकसूद था कि उसे जहान की खबर तक नहीं। उसने बहुत सख्त से गहरी सांस ली। सबीन पप्पो अभी उठकर किचन तक गई थी। कल मैं इस्तांबुल जा रही हूँ ना, तो फिर देखते हैं क्या प्रोग्राम डिसाइड होता है। तुम्हारी कब वापसी होगी? सहरिश ने बहुत सादगी से पूछा। उसे लगा सब मिलकर उसकी तहकीर कर रहे हैं। कुछ पता नहीं, जहान के प्रोग्राम पर मुनसर है। उसने बेपरवाही से शाने उचकाई। शायद हफ्ता लग जाए, फिर हम साथ में वापस आएंगे। उसके लहजे की मजबूती पे सब ने हत्ता के फातिमा ने भी उसे बेख्तियार देखा। वो नज़रअंदाज करके सना की तरफ मुतवज्जह हो गई, जो प्याली में पानी भर कर लाई थी और अपने पर्स से सुर्ख गुलाबी और कासनी नेल पॉलिश की शीशियाँ निकाल कर मेज़ पर रख रही थी। उसे मार्बल नेल पॉलिश लगानी थी और वो जानती थी कि हया से बेहतर कोई ये काम नहीं कर सकता। लगा कर दे रही हूँ, मगर वज़ू करने से पहले धो लेना। सब अभी तक उसे देख रहे थे। वो जैसे बेनियाजी से हर नेल पॉलिश का एक एक कतरा पानी में टिपकाने लगी। तीनों रंग बुलबुलों की सूरत में पानी की सतह पर तैरने लगे। उसकी उम्मीदों और दामों जैसे बुलबुले। वो जानती थी कि वो बहुत बड़ी बात कह गई है। जहान तुर्की में नहीं था और वो उसके साथ वापस नहीं आएगा, मगर वो उनको मज़ीद उस पे हंसने का मौका नहीं देना चाहती थी। अब अंगूठा डालो। उसके कहने पे सना ने अंगूठा पानी में डुबो कर निकाला तो नाखून पे तीनों रंगों का मार्बल प्रिंट छप गया था। वाह! सना सताई से अंगूठे को हर जाविये से देखने लगी। वो कुदरती सा डिज़ाइन था और बहुत खूबसूरत था। कुदरत के डिज़ाइन भी किस कदर खूबसूरत होते हैं ना, इंसान की डिज़ाइनिंग से ज़्यादा खूबसूरत। रात देर से वो रोहेल के साथ ताया अब्बा की तरफ गई थी ताकि जाने से कबल उनसे मिल ले और तबीयत भी पूछ ले। ताया अब्बा की पट्टी बंदी थी और वो कदरे बेहतर लग रहे थे। तुम बहन भाइयों का भी आना जाना लगा रहता है, उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में कहा। वो बेड पे तकियों से टेक लगाकर नींद दराज थे। परसों अगर उसे लगा था कि वो पहले जैसे ताया फुरकान बन गए हैं तो वो गलत थे। गो के सर्द महरी की दीवार गिर चुकी थी और वो नॉर्मल अंदाज में उससे बात कर रहे थे। फिर भी पहली वाली बात न थी। उसने अपने हिजाब से उनके ज़ख्म को मरहम दिया था। ये बात जैसे पुरानी हो गई थी। फितरत कभी नहीं बदलती। और जहान का क्या प्रोग्राम है? जहान मेरे साथ वापस आएगा। ताया के जवाब में उसने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहते हुए करीब बैठी साइमा ताई को भी फिर से सुनाया था। ताई को जैसे ये बात पसंद नहीं आई थी। उन्होंने रुख फेर लिया। वापसी पे दोनों घरों का दरमियानी दरवाज़ा अबूर करते हुए रोहेल ने पूछा, साइमा ताई सुबह बता रही थी कि जहान तुम्हें तुम्हारे बुर्के की ज़िद की वजह से छोड़ कर गया है। हया ने गहरी सांस लेते हुए दरमियानी दरवाज़ा लॉक किया और फिर रोहेल की तरफ मुड़ी।
تمہارے FAC پری انجینئرنگ میں کتنے مارکس آئے تھے؟ میرے مارکس؟ وہ حیران ہوا۔ 991۔ کیوں؟ اور جب تمہارے 991 نمبر آئے تھے تو سائمہ تائی نے کہا تھا کہ اس دفعہ فیڈرل بورڈ والوں سے پیپر گم ہو گئے تھے، سو انہوں نے رینڈملی مارکنگ کرتے ہوئے شیرنی کی طرح نمبر بانٹے ہیں۔ اور اس بات کو خاندان والوں سے سن کر تم نے کیا کہا تھا؟ ایک منٹ، مجھے تمہارے الفاظ دہرانے دو۔ وہ اس شام میں پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ تم نے کہا تھا سائمہ تائی اس دنیا کی سب سے جھوٹی خاتون ہیں۔ اوکے، سمجھ گیا۔ روہیل ہنستے ہوئے سر جھٹک کر اس کے ساتھ فورج کی طرف بڑھ گیا۔ 6 ماہ قبل اس نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا۔ اس واہیات ویڈیو کی CD گھر پہنچ گئی تھی۔ ارم لاؤنج میں زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی اور تایا، ابا، روہیل سب وہاں موجود تھے۔ تب اس نے سوچا تھا کہ روہیل تو امریکہ میں ہے، پھر ادھر کیسے آیا؟ مگر اب روہیل ادھر آ گیا تھا۔ اس بھیانک منظر کے سارے کردار یہاں موجود تھے۔ جب وہ ترکی سے واپس آئے گی تو کیا اس کا استقبال اس خواب جیسا ہوگا؟ اس سے آگے وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ استنبول ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ٹاکسم کے مجسمہ آزادی کے پتھروں کا رنگ، ٹیولپس کی مہک، استقلال جدیسی میں چلتے لوگ، سبانچی کی مصنوعی جھیل، ہر شے پہلے جیسی تھی، بس DJ نہیں تھی اور جہان نہیں تھا۔ مگر ان دونوں کا عکس استنبول کی ہر گلی کوچے اور باسفورس کے نیلے جھاگ کے ہر بلبلے میں جلملا رہا تھا۔ اس شہر نے اس کی زندگی بدل دی تھی، اور اب اس بدلی ہوئی پوری زندگی میں وہ اس شہر کو بھول نہیں سکتی تھی۔ بیوک ادا کی بندرگاہ سے چند کوس دور وہ پتھروں کے ساحل پہ ایک بڑے پتھر پہ بیٹھی، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی میں پڑے پلانٹینیم بینڈ کو گھماتے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ پرسوں جب وہ استنبول آئی تھی تب سے اب تک وہ جہان کا ہر نمبر ملا چکی تھی، مگر سب بند تھے۔ وائس میسیج اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ کیا کہے؟ الفاظ ہی ختم ہو جاتے تھے۔ کلیئرنس کے تمام معاملات اس کی توقع سے جلدی حل ہو گئے تھے۔ ویزا اس نے بڑھوا لیا تھا۔ پہلے اسے لگا کہ وہ دیر سے واپس آئی ہے، مگر فلسطینی لڑکے اور اسرائیلی ٹالی بھی ابھی گئے نہیں تھے۔ ان کی آج رات کی فلائٹ تھی، اور فریڈم فلوٹیلا نے جو دوستی توڑی تھی وہ اب تک جوڑ نہ پائی تھی۔ صبح عدالت آنے سے قبل اس نے متسم کو پھر سے ابایا کے لیے شکریہ کہا تھا۔ وہ جواباً مسکرا کر رہ گیا تھا۔ بالآخر آج شام ان کا ترکی میں یادگار سیمسٹر اختتام پذیر ہو جانا تھا۔ خود اس کا کیا پروگرام تھا وہ ابھی کچھ فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ جہان لندن میں ہی تھا اور وہ ادھر نہیں جا سکتی تھی، اور اس کو لیے بغیر وہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ کیا کرے؟ ایک لہر تیرتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پھر واپس پلٹ گئی۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ لہر اس کے قریب ایک چھوٹا سا سیب ڈال گئی تھی۔ اس نے سیب چننے عرصہ ہوا ترک کر دیا تھا۔ خالی سیب کھولنے سے بڑی مایوسی کیا ہوگی بھلا؟ مگر نہ جانے کیوں وہ اٹھی اور ذرا آگے جا کر جھکتے ہوئے وہ سیب اٹھا لیا۔ دائیں پیر پہ زور پڑنے سے اب بھی تکلیف ہوتی تھی۔ سیب لے کر وہ واپس بڑے پتھر پہ آ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ سفید سرمئی سیب جس پہ بھوری گلابی رگیں سی بنی تھیں۔ سیب گیلا تھا اور ریت کے ذرات بھی اس پہ لگے تھے۔ اس نے پرس سے ٹشو نکالا، سیب کو اچھی طرح صاف کیا، یہاں تک کہ ٹھنڈا سخت ہول چمکنے لگا، اور پھر وہاں سے اٹھ گئی۔ پکنک کے لیے دور دور تک ٹولیوں میں بیٹھے سیاحوں سے اسے چھری ملنے کی توقع تھی، مگر ایک خوانچہ فروش سامنے ہی کھڑا نظر آ گیا۔ اس کے پاس چاقو تھا۔ اس نے اسے چاقو لیا اور وہیں اس کی ریڑھی کے ساتھ کھڑے کھڑے سیب کو چاقو سے کاٹا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سیب ہوگا۔ اس میں سے یا تو سفید موتی نکلے گا یا پھر نہیں نکلے گا، مگر ان دونوں ممکنات میں سے جو بھی ہو وہ دوبارہ کبھی سیب نہیں چنے گی۔ اس نے کٹے ہوئے سیب کے دونوں باہم ملے ٹکڑوں کو آہستہ سے الگ کرتے ہوئے کھولا۔ دھیرے دھیرے دونوں ٹکڑے الگ ہوتے گئے۔ وہ یک ٹک سی کھلے سیب کو دیکھ رہی تھی۔ تیسرا امکان بھی ہو سکتا تھا، یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد وہ بہارے گل کے سامنے حلیمہ آنٹی کے فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی حیا؟ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، وہ بہت اداسی سے کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے زمین پہ بیٹھی تھیں۔ بہارے نے سبز فراق کے اوپر گھنگریالے بھورے بالوں کو ہمیشہ کی طرح ہم رنگ پونی میں باندھ رکھا تھا۔
मगर उसका चेहरा हमेशा जैसा ना था। तो तुमने अपना पासपोर्ट क्यों जलाया? उसने जब से हलीमा आंटी से ये बात सुनी थी, वो अचंभे का शिकार हो गई थी, ताकि वो नया पासपोर्ट देने के लिए मेरे पास आ जाए। बहारे ने कहते हुए सर झुका लिया। हया ने उलझन से उसे देखा। बहारे बहुत समझदार, बहुत ज़हीन बच्ची थी, मगर इस तरह की बात की उम्मीद उसने बहारे से नहीं की थी। तुम्हें क्यों लगा कि वो इस तरह वापस आएगा? वो उसके झुके हुए सर को गौर से देखते हुए बोली थी। बहारे खामोश रही। बहारे कुल, तुम्हें किसने कहा कि ऐसा करने से वो वापस आ जाएगा? अब कि उसने सर उठाया, उसकी भूरी सब्ज आंखों में बेपनाह उदासी थी। सफ़ीर ने कहा था कि ऐसा करोगी तो वो आ जाएगा। अच्छा, वो अब कुछ कुछ समझने लगी थी। तो सफ़ीर भी क्यों चाहते हैं कि वो इधर आ जाए, जबकि इधर आना उसके लिए ठीक नहीं है? बहारे टुकर टुकर उसको देखने लगी। हया ने अफसोस से नफ़ी में सर हिलाया। ये सफ़ीर कोई गड़बड़ कर रहा है। कि तुम्हें पता है कि अब्दुर्रहमान किधर है? और वो हिचकिचाई। क्या तुम्हें पता है वो तुम्हारा? हाँ, मुझे सब पता है, और अब इस बात का जिक्र मत करो। उसने जल्दी से बहारे को चुप कराया। दरवाज़ा खुला था। हलीमा आंटी किचन तक ही गई थी। तुमने कहा था हम मिलकर उसे ढूंढेंगे। बहारे ने बेचैनी से उसे कुछ याद दिलाया। वो तुर्की में नहीं है और हम उसे नहीं ढूंढ सकते। मेरे अब्बा ने इजाज़त। बाहर आहट हुई तो वो जल्दी से खामोश हो गई। हलीमा आंटी दवाई की शीशी पकड़े अंदर आ रही थी, हमेशा की तरह दुपट्टा ओढ़े, मुस्कुराता चेहरा। उनको यकीनन खुद भी नहीं पता था कि उनका बेटा क्या करता फिर रहा है। कुछ तो था जो गलत था। मुझे नहीं खानी दवाई। बहारे ने बुरा सा मुंह बनाया तो वो गहरी सांस भर कर रह गई। इसको कल से बुखार है, प्लीज़ इसे दवाई पिला दो हया। मैं तब तक किचन देख लूँ। उन्होंने सिरप उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने जल्दी से पकड़ लिया। मैं पिला देती हूँ। थैंक यू बेटा, मैं तब तक खाना निकालती हूँ, तुम खाना खा कर जाना। मुस्कुरा कर कहती वो बाहर निकल गई। हया ने गर्दन जरा सी ऊंची करके दरवाजे को देखा। जब वो ओझल हो गई तो वो बहारे की तरफ मुड़ी। क्या तुमने उन्हें बताया कि ये सब करने के लिए तुम्हें सफ़ीर ने कहा था? साथ ही उसने चम्मच में बोतल से जामनी सिरप भरा। बहारे ने नफ़ी में सर हिलाते हुए मुंह खोला। उसने चम्मच उसके मुंह में रखा। अल्लाह अल्लाह, मेरा मुंह कड़वा हो गया। सिरप पीने के बाद वो मुंह के ज़ाविये बिगाड़ने लगी और शिकायत करने लगी थी। अल्लाह तुम्हें समझे, अल्लाह तुम्हें समझे। वो जल्दी जल्दी पानी का गिलास पीती, बुरा सा मुंह बनाते कह रही थी। पानी पीकर भी उसके मुंह की कड़वाहट ख़त्म नहीं हुई थी। वो जैसे अपनी असल उदासी का चिड़चिड़ापन इस सिरप पे निकाल रही थी। इतना भी कड़वा नहीं था। ठहरो, मेरे पास कैंडी या चॉकलेट होगी। उसने कालीन पे रखा अपना पर्स खोला और अंदर हाथ से टटोला। सुबह पर्स में चीज़ें डालते हुए उसने देखा था ये कैंडी अंदर रखी थी, एक गुलाबी रैपर वाली कैंडी और एक खाली रैपर। उसने दोनों चीज़ें बाहर निकाली और कैंडी बहारे को दी। शुक्रिया। बहारे ने जल्दी से कैंडी खोलकर मुंह में रखी। हया ने खाली रैपर को उलट पुलट कर देखा। उसे इस रैपर के साथ डॉक्टर इब्राहिम की बातें भी याद आई थीं। अज़ाब की पहेली,